बच्चों, हम अध्ययन कर रहे थे अध्याय संख्या 8 क्षेत्रीय आकांक्षाओं का, जिसमें हमने बात की थी जम्मू कश्मीर के मसले की कि किस किस तरह की क्षेत्रीय आकांक्षाएं, स्वायत्तता की मांगें, अलगाववादी आंदोलन जम्मू कश्मीर में उठ खड़े हुए थे और किस तरह से इसका समाधान निकाला था हमारी भारत सरकार ने। इस वीडियो में हम जानेंगे पंजाब में उठ रही क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में, पंजाब में उठ रही स्वायत्तता की मांगों के बारे में और उन स्वायत्तता की मांगों का उन क्षेत्रीय आकांक्षाओं के क्या थे कारण और किस तरह से समाधान निकाले हमारी सरकार ने। चलिए जानते हैं थोड़ा सा पंजाब के बारे में। पंजाब की सामाजिक बनावट विभाजन के समय पहली बार बदली। विभाजन वाले चैप्टर में हमने जाना था कि पंजाब का भी विभाजन किया गया था धार्मिक बहुल संख्या के आधार पे, और इसमें बहुत सारे ऐसे इलाके थे जो कि जहाँ कहीं कि पूरा राज्य है उसमें तो मुस्लिम बहुसंख्यक थे, लेकिन कुछ ऐसे इलाकों में अन्य आबादी या फिर अन्य धर्म के लोग थे वो बहुसंख्यक थे। तो यहाँ जो विभाजन का आधार था वो जिला या फिर उससे छोटी इकाइयाँ हैं उनको रखा गया था। तो इस तरह से पंजाब बंट गया था उस वक्त। आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया था, आधा पंजाब हमारे पास रहा था। तो यहाँ यही बात लिखी है कि पंजाब की जो संरचना की बनावट है वो विभाजन के समय पहली बार बदली थी। बाद में इसके कुछ हिस्सों से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बनाए गए, इससे भी पंजाब की सामाजिक संरचना बदली। अगर हम भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात करें तो इस बारे में भी हमने पढ़ा था कि 1956 में बहुत सारे राज्यों की मांगें मान ली गई थी, भाषाई आधार पर उनका पुनर्गठन किया गया था, लेकिन पंजाब को 1966 तक इंतजार करना पड़ा था। 1966 में पंजाबी भाषी प्रांत का निर्माण हुआ। सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 में अकाली दल का गठन हुआ था। अकाली दल ने पंजाबी सूबा के गठन का आंदोलन चलाया था। राजनीतिक संदर्भ में अगर बात करें तो पंजाबी सूबे के गठन के बाद में 1967 और 1977 में अकाली दल ने सरकार बनाई। ये गठबंधन सरकार थी। अकालियों को स्पष्ट हो गया कि इनकी राजनीतिक स्थिति डांवाडोल है। क्यों है इनकी राजनीतिक स्थिति डांवाडोल? क्योंकि जो सिख थे, हालांकि ये सिख बहुसंख्यक इलाका था, अकाली दल था वो एक कहीं की सिख धर्म के आधार पर या उसके समर्थन पर बना हुआ एक दल था, लेकिन सिख हैं वो भी आपस में जाति आधार पर, वर्ग आधार पर बंटे हुए हैं। तो इस वजह से ये इतना मजबूत नहीं बन पाया था दल, और इन्हें ये बात स्पष्ट हो गई थी कि अकालियों का जो राजनीतिक स्थिति है वो डांवाडोल है, क्योंकि सिख समुदाय है वो जाति और वर्ग के आधार पर बंटा हुआ है, और साथ ही इस दल को हिंदुओं में कोई खास समर्थन हासिल नहीं है। और बाद में केंद्र सरकार ने इनको कार्यकाल पूरा होने से पहले ही बर्खास्त भी कर दिया था। इस अकाली दल के अंतर्गत 1970 के दशक में इन्होंने एक तबके ने पंजाब की स्वायत्तता की मांग उठाई। अकालियों के एक तबके ने पंजाब की स्वायत्तता की मांग उठाई और साथ ही 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव इन्होंने पारित किया। इस आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात की गई थी और साथ ही केंद्र राज्य के संबंधों को पुनः परिभाषित करने की बात भी की थी कि केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध हैं उनको फिर से परिभाषित किया जाए। सिख कौम की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों के वर्चस्व का ऐलान इस आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में किया गया था, लेकिन इस वर्चस्व के ऐलान के मायने कुछ और थे। कहने को ये मांग संघवाद की तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इसमें अपील छुपी थी एक सिख राष्ट्र, अलग से एक सिख राष्ट्र बना देने की। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव संघवाद को मजबूत करने की बात करता है, लेकिन इसे अलग सिख राष्ट्र की अपील की मांग के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। इस प्रस्ताव का सिख समुदाय पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। कुछ साल बाद 1980 में जब अकाली दल की सरकार बर्खास्त हो गई तो अकाली दल ने पंजाब और पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे पर आंदोलन चलाया। धार्मिक नेताओं के एक तबके ने स्वायत्त सिख पहचान की मांग उठाई और कुछ चरमपंथी तबकों ने भारत से अलग होकर खालिस्तान मनाने की वकालत की कि सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र खालिस्तान बना दिया जाए भारत से अलग होकर।
हिंसा का चक्र शुरू होता है कि आंदोलन का नेतृत्व था, अकाली दल के जो आंदोलन था उसका नेतृत्व नरमपंथी से चरमपंथी तत्वों के हाथ में चला गया था और अब इस आंदोलन ने सशस्त्र रूप ले लिया था। अब ये आंदोलन हिंसक हो चला था। उग्रवादियों ने स्वर्ण मंदिर को अपना मुख्यालय बनाया था और अब स्वर्ण मंदिर एक हथियारबंद किले में तब्दील हो गया था, जहां से ये अपने हिंसा के कहें कि क्रियाएं हैं हिंसा का अपना जो आंदोलन है वो चला रहे थे, हिंसा फैला रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। उस वक्त हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार था स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई। सैन्य अभियान में सरकार ने उग्रवादियों को सफलतापूर्वक मार भगाया था। अर्थात इस जो स्वर्ण मंदिर में उग्रवादी अपना किला बनाए हुए थे, अपना एक अड्डा बनाए हुए थे, वहाँ से उनको हटाने के लिए, शांति कायम करने के लिए हम कह सकते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार हमारी भारत सरकार ने चलाया था। इसमें सरकार ने, हमारी सेना ने उग्रवादियों को सफलतापूर्वक मार भगाया था, लेकिन इससे मंदिर को भी क्षति पहुंची थी। और इस मंदिर को जो क्षति पहुंची थी, इसको चाहे भारत में रहने वाले और चाहे भारत से बाहर रहने वाले सिखों ने अपनी भावनाओं पर आघात समझा। उनका ये कहना था कि सिखों का जो मंदिर है, उस मंदिर पर और उसके क्षति पहुंचाकर भारत सरकार ने सिखों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई है। देखिए, स्वर्ण मंदिर को भी इससे क्षति हुई, सिखों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और सिखों ने इसे धार्मिक विश्वास पर हमला माना। और इन सब बातों से जो उग्रवादी थे, जो चरमपंथी थे, उनकी हौसला अफजाई हुई, उनका उत्साहवर्धन हुआ, एक तरह से उन्हें अपना समर्थन होता हुआ सा प्रतीत हुआ। 31 अक्टूबर 1984 की हम बात करें, हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की उन्हीं के अंगरक्षक जो कि सिख थे, उनके द्वारा हत्या कर दी गई। और इस हत्या का कारण ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना माना गया। दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिख समुदाय के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी। कारण क्या था? इंदिरा गांधी जी की हत्या उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा की गई थी और कारण ये समझा गया था कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है उसका बदला लेने के लिए सिखों ने प्रधानमंत्री की हत्या कर दी है। और अब प्रधानमंत्री की हत्या का बदला लेने के लिए पूरे भारत में सिखों के विरुद्ध हिंसा का एक चक्र चल पड़ा था। सिखों के खिलाफ अब एक हिंसा होने लगी थी। जहां भी कोई सिख दिख रहा था, लोग उसको मौत के घाट उतारने पर उतारू थे। सिखों को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि सरकार ने स्थिति को सामान्य करने के लिए बड़ी देर से कदम बढ़ाए थे। ये कौन सी स्थिति थी जिसको सरकार ने समय रहते नहीं संभाला, जिसका दुख सिखों को था? वो स्थिति कहें कि हम एक हमारे भारतीय इतिहास का काला अध्याय है कि कहें कि एक तरह से निर्दोष लोगों के खिलाफ, निरीह लोगों के खिलाफ, भोले भाले लोगों के खिलाफ, बेगुनाह लोगों के खिलाफ हिंसा का एक चक्र चल पड़ा था। 2000 से ज़्यादा सिख थे, वो केवल दिल्ली में मारे गए थे। और इसी तरह की हिंसाएं कानपुर, बोकारो, चास और भारत की बहुत सारी जगह पर हुई थी। सिख असुरक्षित हो गए थे और कई दिनों तक उनके खिलाफ ये हिंसा का चक्र चल रहा था। ना किसी पुलिस थाने में और ना ही कहीं कि हम सरकारी ऑफिस में उनको किसी तरह की कोई रियायत या फिर कोई सहायता प्राप्त नहीं थी। उस वक्त की अगर घटनाओं की हम बात करें तो सिखों के खिलाफ एक हिंसा का कहीं कि एक बहुत ही त्रासदीपूर्ण घटना चक्र वो था। माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार उस वक्त हो रहे थे और इसी बात पर सिख अपनी नाराज़गी जता रहे हैं कि उस स्थिति को सरकार ने बहुत देर बाद में संभाला। बहुत सारे तो ऐसे परिवार थे जहां कोई सिख पुरुष ही नहीं बचा था, अर्थात परिवार के सारे पुरुषों की हत्या कर दी गई थी।
अब हम शांति की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी हैं। उन्होंने अकाली दल के नेताओं से बातचीत की। अकाली दल के तात्कालिक अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाला थे। उनके साथ 1985 में समझौता होता है और पंजाब में अमन चैन कायम करने पर यह समझौता है, इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जो कि अकाली दल के नेता और राजीव गांधी के बीच में हुआ है, जिसे हम पंजाब समझौते के नाम से जानते हैं। इस पंजाब समझौते के क्या क्या थे मुख्य प्रावधान, जानते हैं इनके बारे में। पहला प्रावधान ये था कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा और पंजाब से विशेष सुरक्षा बल है अधिनियम वापस ले लिया जाएगा। हरियाणा पंजाब की जो सीमा विवाद है उसको सुलझाने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाएगा। साथ ही पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच रावी और व्यास के पानी के बंटवारे के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा, जो कि निष्पक्ष रूप से इस बात पर अपना निर्णय देगा। साथ ही उग्रवाद से प्रभावित लोगों को सरकार मुआवजा देगी और उनके साथ अच्छा आचरण, अच्छा बर्ताव किया जाएगा। तो ये पंजाब समझौते के मुख्य प्रस्ताव थे। क्या हुआ इन प्रस्तावों का नतीजा, देखते हैं। पंजाब में अमन न तो आसानी से कायम हुआ और ना ही समझौते के बाद कायम हुआ। हिंसा का ये चक्र 1 दशक तक चलता रहा था। उग्रवादी हिंसा और हिंसा को दबाने के लिए की गई कार्रवाइयों में मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ था। अकाली दल बिखर गया था। केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा था। 1992 में पंजाब में चुनाव हुए तो महज 24% मतदाता वोट डालने आए थे। हिंसा की इस दौर में उग्रवादी और कहीं की सेना के बीच की मुठभेड़ में जहां आम नागरिक परेशान थे, वो हताश थे, वो डरे हुए थे। केवल 24% मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे थे। 1990 के मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब में शांति बहाल हुई। 1997 में अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को बड़ी जीत मिली। उग्रवाद के खात्मे के बाद के दौर में यह पंजाब का पहला चुनाव था और अब राज्य में एक बार फिर आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के सवाल मुखर हो उठे थे, प्रमुख हो उठे थे। आज भी वहाँ के लोगों की धार्मिक पहचान हो सकता है महत्वपूर्ण हो, लेकिन राजनीति धर्मनिरपेक्ष मार्ग पर चल पड़ी थी। तो देखा हमने पंजाब में किस तरह से उठी थी स्वायत्तता की मांग, एक अलग राष्ट्र की मांग, एक अलगाववादी आंदोलन, एक उग्रवादी आंदोलन और एक त्रासदीपूर्ण हिंसा का चक्र। लेकिन बात ये है, लेकिन एक कहें कि अपन सुकून की बात ये है कि शांति आखिर बहाल हो चली। आखिर राजनीति है वो धर्मनिरपेक्षता की ओर, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण की ओर, एक लोकतांत्रिक पहलुओं की ओर वापस लौट आई। लेते हैं प्रश्न संख्या 1, पंजाबी सूबा के गठन का आंदोलन किसने चलाया था? बहुत आसान सा क्वेश्चन है और जिसका बहुत छोटा सा उत्तर है। आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। अपने आप करना है आपको इसका आंसर कि पंजाबी सूबा का आंदोलन किसने चलाया था। भाषाई आधार पर पंजाब अलग राज्य कब बना? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमेशा आपको याद रखना है कि भाषाई आधार पर पंजाब अलग प्रांत कब बना था। पंजाब समझौता में किन किन बातों पर सहमति बनी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको हमेशा याद रखना है। बहुत अच्छे से हमने जाना है कि पंजाब समझौता था, उस पर किन किन बातों पर सहमति बनी थी। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये पंजाब समझौता कब और किस किस के मध्य हुआ था। इसी के साथ ही अगले वीडियो में हम जानेंगे पूर्वोत्तर की समस्याओं के बारे में। अभी हमने विस्तार से चर्चा की थी पंजाब की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेकर। धन्यवाद।